हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर स्टडी करेंगे। इस टॉपिक पर इसकी काइनेमेटिक्स मैंने एक पिछले एपिसोड में बना रखी है, जिसमें हमने डेराइव किया था जस्ट वेलोसिटी और टाइम को लेकर, ओनली काइनेमेटिक्स, कि अगर कोई पार्टिकल या कोई मास या कोई बॉडी किसी सर्किल पर, ये सर्कुलर पाथ है जैसे, तो और ये इसका सेंटर हुआ सर्कुलर पाथ का, तो अगर कोई बॉडी या कोई मास या कोई पार्टिकल किसी सर्किल पर यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड, और ये मान लो है हमारी v, अगर कांस्टेंट स्पीड v से मोशन कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो पूरे सर्किल को ही पूरा करे, वो एक सर्कुलर आर्क भी हो सकता है, लाइक दिस। ये देखो, ये एक सर्कुलर आर्क है और पार्टिकल मान लो केवल इतने पर ही मोशन कर रहा है, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ का एक पार्ट है और ये सेंटर है। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से, जिसका मास, पार्टिकल का मास m है, तो कांस्टेंट स्पीड v से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन हमने डेराइव किया था। वो क्या किया था? v²/r, जिसको बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमने पिछले एपिसोड में, एक एपिसोड था काइनेमेटिक्स पर, उसमें मैंने डेराइव किया था। इस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन सेंटर की ओर हमेशा लगता है, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंटर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन। v²/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ, अगर कंप्लीट सर्किल है तो कंप्लीट सर्किल का रेडियस, और अगर कोई सर्कुलर केवल आर्क है तो उसका रेडियस, यानी ये r। ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इतना तो हम लोगों ने डेराइव किया था जब हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले आपको बता रखा है कि इस वेलोसिटी डायरेक्शनल होती है। अगर यही मास यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और जब ये पार्टिकल जिसका मास m है ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पर, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पर टेंजेंशियल होती है। तो अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन भी शामिल है तो इसका मतलब भले ही इसकी स्पीड यहाँ पर भी v हो, यहाँ पर भी v हो, लेकिन वेलोसिटी दोनों अलग अलग हो गई हैं। यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर v1 है और जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी v2 है, तो v1 इज नॉट इक्वल टू v2, यानी दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि इस मैग्नीट्यूड यानी स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन
हर मोमेंट बदलती जा रही है, ये हमने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम स्पीड लेते हैं, स्पीड। सिमिलरली जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो कि सेंटर की ओर काम करता है, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे थी। अब जब यही पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर वही पार्टिकल हम जब ट्रैवल करके ऐसे यहाँ आ गया, तो अब उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो सेंटर की ओर है। अगर वही पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ आ जाए तो उसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यानी v²/r इधर हो जाएगी। वैल्यू बाय मैग्नीट्यूड अभी भी वही है, v²/r। ये केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं, क्योंकि भले ही वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन अभी ये हो गई, अभी ये हो गई, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ये हो गई। देखो डायरेक्शन बदलती जा रही, वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन समय के साथ मोमेंटरी बदलती जा रही है। इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, v²/r, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड केवल वैल्यू कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर स्पीड से काम लेते हैं, केवल वेलोसिटी को काम में नहीं लाते, स्पीड से काम लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सर्किल का सेंटर है, मान लो C, और पार्टिकल हमारा ये है बिल्कुल अभी जो बताया, और ये R है, और इस पार्टिकल की स्पीड जो है वो v है जो कांस्टेंट है। तो अभी हमने क्या बोला कि सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होता है v²/r, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। जब कोई मास या कोई मास, पार्टिकल हो, बॉडी हो, सब में मास होता है। जब सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता है। याद रखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता है, जनरेट नहीं होता है, ये रिक्वायरमेंट है, ये एक रिक्वायरमेंट है। मतलब कि अगर ये मास, ये पार्टिकल जिसका मास m है, v स्पीड से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है, तो सेंटर की ओर उसको कहीं न कहीं से, किसी बाहरी फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बहुत ध्यान सुनिए, ये प्रोड्यूस नहीं होता, ये रिक्वायरमेंट है। अगर किसी पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी न किसी फोर्स से मिलना चाहिए, यानी कुछ ऐसा फोर्स कहीं से उस पर लगना चाहिए जो कि सेंटर की ओर काम कर रहा हो,
और उसको नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा सके सेंटर की ओर। उसमें अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन ये है और पार्टिकल का मास ये है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी पैदा हो जाता है, पैदा नहीं होता, सॉरी। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं? m मास इंटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये, तो mv² अपान r। फोर्स क्या होता है? mv मास एक्सेलरेशन, तो मास और ये एक्सेलरेशन यानी mv² अपान r, याद रखिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमको किसी पार्टिकल को सक्सेसफुली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करानी है, तो उस पार्टिकल पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। उस पार्टिकल पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, यानी हमको कोई ना कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो उस पार्टिकल पर लग रहा हो सेंटर की ओर, उस पार्टिकल पर लग रहा हो सेंटर की ओर। वो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स इस पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल फोर्स हो, ये पैदा नहीं होते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। वो फोर्स इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा जो इस पार्टिकल के लिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वही फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तभी जाकर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाता है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, v²/r रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और mv²/r रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, ये हमारी अर्थ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये हमारी अर्थ है, इसका मास कैपिटल M है। इसके चारों ओर एक सैटेलाइट, ये देखो, ये एक सैटेलाइट है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है स्पीड v से, अर्थ के चारों ओर। अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट का डिस्टेंस है मान लो r। अब अगर इस सैटेलाइट का मास मान लो m, अब अगर ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, तो वो तभी कर पाएगा जब इस पर कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो जो कि सेंटर की ओर काम कर रहा हो। वो फोर्स इस पर लगना चाहिए, इस मास m पे, सैटेलाइट पे, ताकि इस डायरेक्शन में, ताकि वही फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ये यहाँ से ऐसे पाथ, सर्कुलर पाथ छोड़ के लीनियर भाग जाएगा बाहर। तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो कि इसको सेंटर की ओर, इस अर्थ के सेंटर की ओर खींच के रखे, यानी इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराए। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स, उसकी वैल्यू बता रहे हैं हम, वो होता है G कैपिटल M, अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये सब बातें हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये जो फोर्स होता है, अभी यहाँ सिर्फ आप एग्जांपल समझे, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
ये क्या है कि ये सैटेलाइट को अर्थ की ओर खींचेगा, और यही जो फोर्स है यही इस सैटेलाइट को आवश्यक या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। सैटेलाइट को v स्पीड से घूमने के लिए इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, तो वो कहाँ से मिलेगा? उसको रिक्वायरमेंट है सैटेलाइट की फोर्स की, सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट है इस सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो वो उसको कहाँ से मिलेगा? अपने आप तो जनरेट होता नहीं, उसको इसको एक ग्रेविटेशनल जो काम करेगा फोर्स दोनों के बीच का, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, खींचता है। तो यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को अर्थ की ओर खींच रहा है, तभी ये फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा रिक्वायर्ड। यही वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, तभी सैटेलाइट परफॉर्म कर पाएगा सर्कुलर मोशन। करेक्ट? आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। धागे में एक डोरी में एक पत्थर बांधो और उसको ऐसे ऐसे नचाओ, ऐसे ऐसे। मतलब सर्कुलर मोशन में नचाओ। ये स्ट्रिंग है, ये एक धागा है या डोरी है, उसमें हमने एक पत्थर बांधा जिसका मास m है। इस डोरी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक मान लो r है, और उसको हमने एक सर्कुलर, ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये आएगा, चलो हॉरिजॉन्टल, चलो अच्छा हम थोड़ा सा आपको गोला ही बना दें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ये डोरी है, यहाँ पर मेरा हाथ है, ये मेरी फिंगर है, और हम फिंगर, ये हमारा हैंड है। इस हैंड मतलब उंगली में पकड़ के और हम डोरी को नचा रहे हैं ऐसे ऐसे। तभी ये जो मास है यानी पत्थर, वो मान लो v स्पीड से ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये पत्थर जो हमने बांधा है यहाँ पर डोरी के किनारे, ये सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट कि अगर ये सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म कर पाएगा जब इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिलेगा? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले ऐसा जो सेंटर की ओर उसको खींच रहा हो, यानी इस ओर। जब वो यहाँ जाए, जब ये पत्थर यहाँ है, तब भी उसको सेंटर की ओर एक फोर्स खींच रहा हो। वो फोर्स क्या है? इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि इसको खींच रहा हो सेंटर की ओर, वरना ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा सर्कुलर मोशन, ये गिर जाए, ये रुक जाएगा। वो है डोरी में लगने वाला टेंशन फोर्स। इसके बारे में भी हम आपको स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, न्यूटन्स लॉ में जब हम पढ़ा रहे थे तभी बताया था। डोरी जो है ना, उसमें तनाव जो होता है ना, तनाव, टेंशन, वो ऐसे काम करता है सेंटर की ओर। तो ये जो टेंशन फोर्स है, ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो हमको तनाव के द्वारा प्राप्त होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद प्रोड्यूस नहीं होता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। कोई ना कोई चीज़ चाहिए उस पार्टिकल को, इस मास को कुछ ना एक फोर्स चाहिए जो कि सेंटर की ओर काम कर रहा होता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर डोरी का टेंशन हमें प्रोवाइड करा रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तीसरा एग्जांपल देते हैं। हम लोग कार से चलते हैं, कार से जा रहे हैं, एक कार है
ये एक सर्कुलर पाथ आया। पहले ये हमारा स्ट्रेट हाईवे था, थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना। ये एक स्ट्रेट हाईवे था और यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ आ गया, इतना एक सर्कुलर पाथ आया जिसका रेडियस है r और ये उसका सेंटर है। ये एक पाथ है ना, यहाँ से यहाँ तक एक पाथ है और इस पर हमारी हम लोग बैठ के एक कार में जा रहे हैं। कार के ये हैं पहिए 4, हम लोग इसमें बैठे हुए हैं और ये कार ऐसे जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड v से। इस कार का टोटल मास हम सबको मिला के, हम जो इसके अंदर बैठे हुए हैं, मास m है मान लो। अब ये कार ऐसे इस पाथ पर हम आकाश से देख रहे हैं, हम उसको स्काई से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कार ऐसे जा रही है और यहाँ पर ये घूमेगी, यहाँ ये टर्न होगी यहाँ पर कार, क्योंकि ये हाईवे ऐसे मान लो घूमा हुआ है। तो यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ है, इतना रेडियस r का। जब ये कार यहाँ से ऐसे घूमेगी तो ये इस पर घूम के चली जाए सक्सेसफुली, इसके लिए इस कार को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी तक तो ये सीधी जा रही थी यहाँ तक, लेकिन जैसे ही यहाँ से घूमेगी कार, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए उसको, नहीं तो वो घूम नहीं पाएगी। उसको रिक्वायर्ड जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो उसको कहीं से मिलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये इसको कैसे मिलेगा, यहाँ कौन सा फोर्स इसको खींचेगा सेंटर की ओर। कोई ना कोई फोर्स इस पर लगना चाहिए जो सेंटर की ओर लगे। तो क्या होता है, जब ये कार यहाँ पर टर्न होगी ना, यहाँ पर जैसे टर्न होने लगेगी, इनके टायर्स, गाड़ी के जो टायर्स हैं कार के, इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, क्या होता है जब इसे टर्न होने का होती है ना, तो इनके बीच जो टायर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंटर की ओर काम करता है। जब जहाँ जहाँ कार पहुँचेगी वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जो टायरों का होगा वो सेंटर की ओर काम करता जाएगा और वही फ्रिक्शन फोर्स इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। वो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की ओर काम करेगा ना, तो टायरों वाला, टायर और सड़क के बीच का, तो वही जो फ्रिक्शन फोर्स है वही इस कार के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करेगा, प्रोवाइड कराएगा, जिससे कार इस सर्कुलर पाथ पर घूम के आगे निकल जाएगी, मान लो ऐसे। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम में आता है। सेंटर की ओर लगने वाला टायरों में और सड़क की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंटर की ओर काम करता है, तो वो इसके काम आएगा, वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। इससे आप समझ गए ना कि फ्रिक्शन फोर्स भी कितना ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम टर्न नहीं कर पाएंगे। एकदम चिकनी सड़क हो और टायरों में ये खांचे ना बने हो, मतलब लाइन ना बनी हो, टायर में जो लाइनें बनी रहती हैं, और फ्रिक्शन फोर्स जीरो कर देना तो हम मोड़ नहीं पाएंगे, हम सीधा चले जाएंगे आगे, हम टर्न नहीं ले पाएंगे। ऐसे मान लो यहाँ पहाड़ हो और यहाँ खाई हो, तो अगर टायर में नेसेसरी फ्रिक्शन नहीं है तो हम जाकर इसी खाई में गिर जाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स भी बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में। कितना भी हम लोग फ्रिक्शन फोर्स से हेट कर लें, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमारे मददगार भी होते हैं। तो जो व्हीकल्स हैं उनको सर्कुलर मोशन, जब ये लोग सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स टायर और सड़क का बहुत काम में आता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि गाड़ी तो घूम जाती है यहाँ से,
लेकिन अगर हम बैठे होते हैं तो हम ऐसे क्यों दब जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम टर्न लेते हैं किसी गाड़ी का, तो जैसे हमने गाड़ी को ऐसे मोड़ा इधर, तो गाड़ी तो उधर सर्कुलर मोशन में चली जाती है, लेकिन हम लोग ऐसे टर्न होकर और दीवार की तरफ उल्टी डायरेक्शन में दब जाते हैं। ऐसे बैठे होते हैं ना, तो अगर गाड़ी इधर जा रही तो हम लोग ऐसे अपोजिट। सिमिलरली मुझे देखो पीछे से, अगर हम कार से ऐसे मोड़ रहे हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं जबकि गाड़ी उधर जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एनफ, देखो गाड़ी जो कार है, फिर से बताता हूँ, जो कार है उसके पास तो टायर और ज़मीन के फ्रिक्शन फोर्स से कार को तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। उसके अंदर हम बैठे हैं, अब हमको भी वो चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम पर काम कर रहा हो, जो हम पर काम कर रहे और हम सेंटर की ओर काम करें। उसी जो टर्न है उसके सेंटर की, जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की ओर काम करे। थोड़ा कार बनाते हैं। कार कैसी होती है यार? ऐसे ऐसे, ये 4 टायर हैं, पीछे के सिर्फ 2 टायर दिखाई दे रहे हैं, और ये लगा है शीशा, मिरर पीछे वाला, रियर मिरर, रियर ग्लास, और इसमें हम बैठे हुए थे। अब ये क्या है कि कार ऐसे मतलब टर्न ले रही है सर्कुलर मोशन, किसी सर्कुलर मोशन में कहीं पर सर्कुलर टर्न आया और कार ने ऐसे टर्न लिया, तो हम यहाँ से खिसक के यहाँ चिपक जाते हैं, दब जाते हैं उस ओर अपोजिट डायरेक्शन में। मैं उसी की बात कर रहा था। तो उसका रीज़न ये है कि कार को तो टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंटर की ओर, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर काम कर रहा है। तो कार को तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया जो कि उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, उसको तो मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से। हमको नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि हम बैठे हैं अंदर सीट में, और हमारे और सीट का जो सरफेस है उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स उतना जनरेट नहीं हो पाएगा या हो पाता है जिससे कि हमको भी उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए जितना ज़रूरी है। टायर के फ्रिक्शन ने इसको उतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दिया कार को जितना उसको ज़रूरी है, लेकिन हमारे और सीट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है वो इतना इनफ नहीं प्रोड्यूस हो पाता है कि हमको रिक्वायर्ड, ज़रूरी, जितना ज़रूरी है सर्कुलर मोशन पाने के लिए उतना मिल पाए। तो जब हमको नहीं मिल पाता है इनफ सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन द्वारा सीट और हमारे बीच में, हम सीट पर बैठे हैं ना, तो सीट और हमारे बीच में जो जितना सरफेस कांटेक्ट में है उतने में उतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं जनरेट हो पाता है कि हम भी सर्कुलर मोशन आसानी से परफॉर्म कर सकें। वो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं ना फ्रिक्शन। तो क्या होता है कि हम अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देते हैं। हम अपना, जैसे ये हमको भी जाना चाहिए ना, लेकिन हम सर्कुलर पाथ छोड़ देते हैं और हम स्ट्रेट लाइन में जाने लगते हैं। कार तो चली गई, हम स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे कार जब इधर जब मुड़ती है तो हम दरवाजे में चिपक जाते हैं, दब जाते हैं, दरवाजे में दब जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना फ्रिक्शन फोर्स आ नहीं पाया हमारे और सीट के कांटेक्ट में। सीट जितनी चिकनी होगी कार की, आप उतना ही दबोगे दरवाजे की ओर। अगर सीट बहुत रफ़ है, उसमें
कंबल टाइप की अगर आपकी सीट बनी है तो आप कम दबोगे, आपका दबाव कम रहेगा। उधर हो सकता है कि आपको इनफ फ्रिक्शन फोर्स मिल जाए आपसे और सीट के बीच में, अगर सीट बहुत खुरदरी है, इतना मिल जाए कि आप ना जाएं दरवाजे पर दबने और आप भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएँ। लेकिन अगर सीट चिकनी है तो आपको मिलने वाला फ्रिक्शन फोर्स और कम हो जाएगा और आप ज़्यादा दबोगे दरवाजे पर। जब एक बार आप दरवाजे पर ऐसे दब जाते हैं ना इधर, तो क्या होता है, दरवाज़ा आप पर नॉर्मल फोर्स लगाता है। जब बताया नहीं कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो होता है नॉर्मल फोर्स। जैसे ये हुआ दरवाज़ा और ये हुए आप बैठे हुए हैं यहाँ, धीरे से कार ने टर्न लिया और आप आके दरवाजे में चिपक गए ऐसे, तो आप दरवाजे को टच कर रहे हैं तो दरवाज़ा आप पे फोर्स लगा रहा है और आप दरवाजे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दरवाज़ा आप पर ऐसे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N। अब ये फोर्स N, अब ये फोर्स जो आप पे लगेगा वो उस टर्न, जो सर्कुलर जो टर्न आया है रोड का, उसके सेंटर की ओर ये इंडिकेट करेगा, इधर सेंटर की ओर लगेगा। यानी अब आपको एक अब आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। जैसे ही आप दरवाजे में दब जाते हैं तो दरवाज़ा आपको एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, कांटेक्ट फोर्स, तो वो फोर्स आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने लगता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो उस जो टर्न है रोड का उसके सेंटर की ओर रहता है। तो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया दरवाजे से ही सही, दरवाजे के नॉर्मल फोर्स से ही सही आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। अब आप इंजॉय कर रहे हैं, अब आपको सर्कुलर मोशन मिल गया, अब आप सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया ना। तो अब आप दब के, भले ही आप दबे हों, लेकिन अब आप कार के साथ सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तक आप दबे नहीं थे आप सर्कुलर मोशन प्रोवाइड आप नहीं कर पा रहे थे, आप तो सर्कुलर पाथ को छोड़ के आगे जा रहे थे। जब आप दब गए कार में तो आपको एक नॉर्मल फोर्स मिल गया जो कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। समझ में आया? तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई ना कोई फोर्स ऐसा लगना चाहिए उस मास पर जो कि पाथ के सेंटर की ओर लगे, जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की ओर लगे। क्लियर? और हमारा काम यही रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि हम उस फोर्स को पकड़ के ढूंढें जो सेंटर की ओर काम कर रहा है, क्योंकि वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा और उसी को हम mv²/r में यूज कर सकते हैं। समझ में आया? एक और चीज़, क्या हुआ? एक और चीज़ ये है कि हमको दबाव कब फील होता है, हमको पेन कब फील होता है। हमको पेन तब फील होता है ना जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर अंग दबता है। जैसे हाथ में कोई दबाए तो मतलब हमको दर्द होता है। हम अर्थ पर खड़े हैं, देखो अर्थ पर खड़े हैं हमको और कहीं पर
दबाव फील नहीं हो रहा है, हमको केवल पंजे पर दबाव फील हो रहा है, पंजे पर नीचे। बाकी हमको लगता है जैसे अपनी बॉडी नॉर्मल है, हमको केवल नीचे पंजे पर दबाव फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि पंजा अर्थ के कांटेक्ट में है, हमारा जो पंजा है फीट है उसका लोअर पार्ट अर्थ के कांटेक्ट में है और अर्थ उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रही है हमारे वेट के इक्वल, तो हमको सिर्फ दबाव अपने पंजे पर फील हो रहा है। बाकी पार्ट को भी, हर एक एक सेल्स को भी अर्थ खींच रही है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन सारा फोर्स जो सारे अंगों पर फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्मली फोर्स लग रहा है, तो हमको पता नहीं चलता है कि हमारा कोई कोई अंग दबाया जा रहा है या पर्टिकुलरली खींचा जा रहा है, क्योंकि सारा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का यूनिफॉर्मली काम कर रहा है। जितना हमारी नोज के सेल पर काम कर रहा है, उतना आइस के सेल पर काम कर रहा है, उतना ईयर के सेल पर काम कर रहा है, तो हमको पेन नहीं फील हो रहा है। हम कार में दब गए थे ऐसे, जब हम टर्न ले रहे थे कार में, जैसे कि अभी हमने बताया, जब हम दब गए थे ना, तो डोर हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को दबा रहा था, तो हमको दबाव फील हो रहा था। जब हम देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अर्थ है, इसका एग्जाम से मतलब नहीं है, आप थोड़ा क्लियर हो जाओ। और ये सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट के अंदर हैं। ये यान है, सैटेलाइट नहीं कह सकते हो, एक रॉकेट कह सकते हो। रॉकेट, रॉकेट कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना रॉकेट। जैसा भी बना दे आप समझ लीजिए रॉकेट ही है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। हम रॉकेट के अंदर हैं, तो अभी जब कार के अंदर थे तो हमको दबाव फील हो रहा था, हमको दबाव फील हो रहा था क्योंकि हम दरवाजे में चिपक गए थे। ये रॉकेट भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम इसके अंदर जब रहते हैं ना, तो हमको ज़्यादा दबाव फील नहीं होता है कार की तरह। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमारी बॉडी पर जितना भी काम कर रहा है ना, वो यूनिफॉर्मली काम कर रहा है, और हम अर्थ से काफ़ी दूर हैं, और यहाँ पर हमारे ऊपर इतना सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर बहुत ज़्यादा है। आर मतलब रेडियस, डिस्टेंस। हमारी बॉडी के हिसाब से ये आर बहुत लार्ज है, तो हमें उतना सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है कि हम जाकर रॉकेट की दीवार में चिपक जाएं। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का हम पर काम करता रहता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, और वो चूँकि यूनिफॉर्मली काम करता है, इसलिए हमको दबाव फील नहीं होता। ऐसा नहीं कि वहाँ पर दबाव कुछ होता ही नहीं आपके ऊपर, मतलब आपको वो फील नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होता है। कार में ज़्यादा होता है, क्योंकि कार में जब हम कार टर्न करते हैं तो उस समय हमको आर की वैल्यू, यानी कुछ ही मीटर का टर्न होता है ना, तो आर की वैल्यू इतनी कम होती है कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और ये फोर्स हमें केवल फ्रिक्शन से नहीं मिल पाता है, तो हम दरवाजे की ओर दब जाते हैं। चलो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको जस्ट और क्लैरिटी के लिए बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग केसेस स्टडी करेंगे, है ना, केस, सर्कुलर मोशन के डिफरेंट केस। अब उससे आपको क्या होगा, उससे आप निकालना सीखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, फिर उनका हम लोग फार्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।